Hello students, welcome to my channel. Dear students, in this lecture we will discuss about chemical kinetics. और केमिकल काइनेटिक्स में जो रेट ऑफ रिएक्शन है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, मोलिकुलरिटी है और उसके एक्सप्रेशंस वगैरह हैं, उनसे रिलेटेड 3 पार्ट जो है वो अलग अलग मैं अपलोड कर चुका हूँ 12th क्लास केमिस्ट्री के नाम से, जो प्लेलिस्ट है अपने इस यूट्यूब चैनल पे। ठीक है, अपने यूट्यूब चैनल का नाम है इंपीरियल क्लासेस बाय रतन सर। तो अगर आपने वो 3 वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ एक बार चैनल की 12th क्लास केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट में जाके वो 3 वीडियो एक बार ज़रूर देख लें। उसके बाद आज आगे चलते हैं। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें और अपने स्टडी रिलेटेड ग्रुप में शेयर करें। ठीक है, अब चलते हैं आगे। तो लास्ट टॉपिक अपना था ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और उसके बाद रेट कांस्टेंट फॉर डिफरेंट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो हमने मोलिकुलरिटी पढ़ी और ऑर्डर पढ़ा। उसके बाद हम बात करते हैं व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मोलिकुलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। मोलिकुलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो ये वैसे एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट हो जाएगा। बहुत सारे बच्चों को इसमें कन्फ्यूज़न रहता है कि मोलिकुलरिटी और ऑर्डर जो है वो अलग क्यों है, क्योंकि कुछ रिएक्शन ऐसी हैं जो एलिमेंट्री रिएक्शन होती है और उनके अंदर क्या होता है, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट और जो ऑर्डर है वो लगभग सेम आ जाते हैं। तो वहाँ बच्चों को कन्फ्यूज़न हो जाता है। ये कुछ बाई मोलिकुलर रिएक्शन है, ऑर्डर भी 2 है, कुछ यूनिमोलिकुलर रिएक्शन है, ऑर्डर भी 1 है, तो ये अलग अलग कैसे हैं, तो उसके बारे में बात करते हैं हम। मोलिकुलरिटी क्या होती है? नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स, नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स इन ए केमिकल रिएक्शन। ये एटम हो सकते हैं, आयन हो सकते हैं, मॉलिक्यूल हो सकते हैं। ठीक है, ये जो पार्टिसिपेंट हैं इनके नंबर को हम क्या बोलते हैं? मोलिकुलरिटी। जबकि ऑर्डर क्या होती है? इट इज sum of exponents to which rate of reaction is expressed experimentally। यानी कि एक्सपेरिमेंटल बिहाव पे जो हम एक्सप्रेशन लिखते हैं रेट ऑफ रिएक्शन का, उसमें जो पावर होती है ना, एक्टिव पावर, जो एक्सपोनेंट जिनको बोलते हैं, उनका सम होता है, उसको बोलते हैं ऑर्डर। ठीक है, दूसरी बात, मोलिकुलरिटी जो है ना वो एक इंटीग्रल वैल्यू होती है। इट इज ऑलवेज ए इंटीग्रल वैल्यू। जबकि इसमें क्या होता है, इट कैन बी फ्रैक्शनल आल्सो। ठीक है, ये फ्रैक्शनल भी हो सकती है, इंटीग्रल वैल्यू भी हो सकती है। तीसरी बात अगर बात करें तो मोलिकुलरिटी कभी 0 नहीं हो सकती। इट कैन नॉट बी 0। जबकि जो ऑर्डर है, ठीक है, वो क्या होती है? इट कैन बी 0 ऑल्सो। उसके बाद अगर बात करें तो ये एक थ्योरेटिकल वैल्यू है। इट इज ए थ्योरेटिकल वैल्यू। जबकि जो ऑर्डर है वो क्या होती है? इट इज ए एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। और उसके बाद एक बड़े डिफरेंस की बात करें तो जो मोलिकुलरिटी है ना, ठीक है, वो कांस्टेंट रहती है। मोलिकुलरिटी डज नॉट चेंज विद चेंजिंग टेम्परेचर एंड प्रेशर। जबकि जो ऑर्डर होती है ना, ये वेरिएबल होती है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज वेरिएबल विद चेंज इन टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है,
तो ये ऑर्डर और मोलिकुलरिटी का डिफरेंस हो गया। ठीक है, ऑर्डर जो है वो 0 हो सकती है, फ्रैक्शनल हो सकती है और इंटीग्रल वैल्यू भी हो सकती है, लेकिन मोलिकुलरिटी जो है वो 0 और फ्रैक्शनल नहीं हो सकती। मोलिकुलरिटी एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू नहीं है, थ्योरेटिकल वैल्यू है, जबकि जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, उसको सिर्फ आप एक्सपेरिमेंट से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, आप उसे थ्योरेटिकली डिटरमाइन नहीं कर सकते। और ऑर्डर टेम्परेचर प्रेशर चेंज करने पे चेंज हो जाता है, जबकि मोलिकुलरिटी चेंज नहीं होती। ठीक है, तो ये छोटा सा कंसेप्ट था, उम्मीद करता हूँ अब इन दोनों के बीच में आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं रहा। उसके बाद आगे चलते हैं और नेक्स्ट अपना टॉपिक है इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, तो पहले जीरो ऑर्डर रिएक्शन की बात करते हैं कि इसके लिए इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन है। ठीक है, उसमें हम क्या लिखते हैं। तो सबसे पहले मैं ये लेता हूं कि सपोज ए केमिकल रिएक्शन R इज इक्वल टू P। R रिएक्टेंट है और P प्रोडक्ट है। उसके बाद में क्या लिखता हूं, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ R इज R0। ये इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन है, कब? जब टाइम 0 होता है, रिएक्शन स्टार्ट नहीं होती। और रिएक्शन स्टार्ट होने के बाद कोई भी एक पर्टिकुलर टाइम पे, एट टाइम t, कंसंट्रेशन ऑफ R बिकम्स R स्क्वायर ब्रैकेट। जो स्क्वायर ब्रैकेट है ना, ये क्या करती है, एक्टिव कंसंट्रेशन को शो करती है। कब? जब रिएक्शन चल रही है आपकी और पर्टिकुलर मेरे पास कोई भी टाइम है, 20 सेकेंड, 20 मिनट, 1 घंटा, आधा घंटा, जो भी टाइम है उसमें जो चेंज होगी कंसंट्रेशन, उस टाइम एक्टिव कंसंट्रेशन को इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, सो रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखते हैं हम? ठीक है, माइनस डी एक्टिव कंसंट्रेशन ऑफ R डिवाइड बाई dt, ऐसे ही लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि माइनस जो है ना इसलिए लगाया कि R की कंसंट्रेशन टाइम के साथ क्या होती है, डिक्रीज होती है, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जो एक्टिव कंसंट्रेशन ऑफ R है उसके। ठीक है, अब अगर प्रोपोर्शन का साइन हटाएं तो D एक्टिव कंसंट्रेशन ऑफ R डिवाइड बाई dt इज इक्वल टू K इंटू एक्टिव कंसंट्रेशन ऑफ R, और पावर इसकी 0 है। क्यों? क्योंकि ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, और जब जीरो ऑर्डर रिएक्शन होगी तो जो एक्सपोनेंट है उसका सम कितना आना चाहिए, 0। और अगर किसी की वैल्यू 0 आ रही है पावर में तो आंसर कितना आ जाएगा, यूनिटी 1। तो अब मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि माइनस डी एक्टिव कंसंट्रेशन ऑफ R डिवाइड बाई dt इज इक्वल टू K ओनली, क्योंकि 1 तो लिखे ना लिखे यहाँ कोई वैल्यू अपने पास नहीं आ रही है। तो रीराइट इसको मैं कर देता हूँ माइनस डी एक्टिव कंसंट्रेशन ऑफ R इज इक्वल टू K इंटू dt। ये जो dt है ना वो K के मल्टीप्लाई में लिया है मैं। ठीक है, अब इसके बाद इसका कर देते हैं इंटीग्रेशन। ये जो इक्वेशन है इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। तो उसके बाद ऑन इंटीग्रेटेड इक्वेशन मेरे पास है माइनस डी एक्टिव कंसंट्रेशन ऑफ R इज इक्वल टू K, और ये dt आ गया। K जो है वो आपके लिए कांस्टेंट है, ये बदलेगा नहीं। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस एक्टिव कंसंट्रेशन ऑफ R इज इक्वल टू K इंटू टी प्लस I आ जाएगा, और I यहाँ पे है इंटीग्रेशन कांस्टेंट। I को क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन कांस्टेंट। ठीक है, तो अब ये आपके पास इक्वेशन फर्स्ट आ गई, ये आ गई इक्वेशन फर्स्ट। अब हम बोलते हैं इवन टाइम t इज इक्वल टू 0 देन R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, R0, क्योंकि जब टाइम 0 है ना तो रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई, और जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं होगी तो कंसंट्रेशन कौन सी होगी, इनिशियल R0।
तो आर की जगह आर नोट रख देते हैं और टी की जगह 0। तो अपने पास इक्वेशन क्या हो जाएगी, सो माइनस आर नोट इज इक्वल टू के इंटू 0 प्लस आई। तो ये आ गया माइनस आर नोट इज इक्वल टू आई। ठीक है, आई की वैल्यू आ गई। अब आप इक्वेशन फर्स्ट में आई की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दो। तो ऑन सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ आई इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे तो माइनस आर, ये तो ऑलरेडी है यहाँ पे, इज इक्वल टू के टी, ये भी है, प्लस आई की जगह अब क्या आ जाएगा, आई की ये वैल्यू माइनस आर नोट, तो माइनस आर नोट। ठीक है, तो मैं अब ऐसा लिख सकता हूँ के टी इज इक्वल टू, ये तो मेरे पास माइनस का है ही, और इसको मैं इधर लेके आऊँगा तो प्लस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका आर नोट माइनस आर। ठीक है, तो ये इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन होगी। इसको कैसे लिख सकते हैं हम, k इज इक्वल टू 1/t और आर नोट माइनस आर, या लिख सकते हैं t इज इक्वल टू 1/k इंटू आर नोट माइनस आर। ठीक है, ये इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन है जीरो ऑर्डर के लिए, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, यहाँ तक आप इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन जो है वो कैलकुलेट कर चुके हैं। ठीक, जब आप कंसंट्रेशन चेंज, टाइम, रेट कांस्टेंट, जीरो ऑर्डर रिएक्शन में आपसे पूछे तो ये फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं इसके अंदर, और एक स्पेसिफिक टर्म होती है हाफ लाइफ पीरियड। हाफ लाइफ पीरियड का मतलब होता है कि जब कोई रिएक्शन 50% कंप्लीट होती है तो वो कितना टाइम लेती है। ठीक है, टाइम रिक्वायर्ड फॉर 50% ऑफ द रिएक्शन टू बी कंप्लीटेड। तो जब 50% रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे उसके लिए कितना टाइम हमें रिक्वायर्ड होता है, उसको बोलते हैं हाफ लाइफ पीरियड। तो आगे हम हाफ लाइफ पीरियड की डेफिनेशन करते हैं और उसके बाद कैलकुलेट करते हैं कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन के अंदर हाफ लाइफ है वो कैसे कैलकुलेट करें। सो नेक्स्ट टॉपिक इज हाफ लाइफ पीरियड। डिफाइन कैसे करेंगे इसको, टाइम रिक्वायर्ड फॉर 50% ऑफ द रिएक्शन टू बी कंप्लीटेड। जब 50% रिएक्टेंट है ना जो, वो किस में कन्वर्ट हो जाने चाहिए, प्रोडक्ट्स में, तो उसमें जो टाइम रिक्वायर्ड होता है ना उसको हम क्या बोलेंगे, टी हाफ बोलेंगे। ठीक है, टाइम रिक्वायर्ड को बोलेंगे टी हाफ। ठीक है, तो अब हम जीरो ऑर्डर के लिए कैलकुलेट करते हैं हाफ लाइफ पीरियड। हाफ लाइफ पीरियड फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो देखो जीरो ऑर्डर के लिए इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन हमने क्या लिखी थी, तो ये थी t इज इक्वल टू 1/k इंटू आर नोट माइनस आर। ठीक है, तो अब टाइम हमें लेना है आधा, तो व्हेन टाइम t इज इक्वल टू टी हाफ देन आर स्क्वेयर ब्रैकेट इज इक्वल टू आर नोट डिवाइड बाई 2, क्योंकि टाइम टोटल था उसका आधा हो गया, तो टाइम टोटल होगा तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन का कितनी खर्च हो जाएगी, आधी, 50%, तो टोटल कंसंट्रेशन को 2 से डिवाइड कर देंगे। तो आर की जगह तो आर नोट डिवाइड बाई 2 रख देंगे और टी की जगह टी हाफ रख देंगे। तो अब क्या हो जाएगा, टी हाफ इज इक्वल टू 1/k इज इक्वल टू आर नोट माइनस आर नोट डिवाइड बाई 2। ठीक है, तो इसको जब आप सोल्व करेंगे एलसीएम लेके, तो टी हाफ इज इक्वल टू, ये हो गया आर नोट बच गया आपका, 2 आर नोट में से आर नोट गया आर नोट, तो ये बच गया आर नोट डिवाइड बाई 2 आपके पास ऑलरेडी है और ये है के, तो आंसर आ जाएगा आपका टी हाफ। तो जो टी हाफ आएगा
फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन वो क्या आ जाएगा, टी हाफ इज इक्वल टू आर नोट डिवाइड 2k। ठीक है, तो ये आपने जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए टी हाफ है वो कैलकुलेट कर लिया। तो जब आपको 50% रिएक्टेंट के कंज्यूम्ड में टाइम देखना है तो टी हाफ से कैलकुलेट कर लेंगे, अदरवाइज रेट कांस्टेंट के और जो इनिशियल और रैंडम कंसंट्रेशन है उनके बीच का रिलेशन इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन में मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से जीरो ऑर्डर है उससे जो रिलेटेड क्वेश्चन है वो आपको सोल्व करने हैं। अब बात करते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की। नेक्स्ट, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, तो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन जो फर्स्ट ऑर्डर के लिए लेंगे तो उसके लिए भी हम एक इक्वेशन जो है वो सपोज कर लेते हैं। ये रिएक्शन है मेरे पास, R इज इक्वल टू प्रोडक्ट, R रिएक्टेंट है और उससे पर्टिकुलर टाइम में कोई प्रोडक्ट बन रहा है, तो जो इनिशियल कंसंट्रेशन है ना R की, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट R इज R नोट एट टाइम T concentration of R becomes R स्क्वायर ब्रैकेट। जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं होगी तो टोटल कंसंट्रेशन काउंट होगी R नोट, और जब रिएक्शन स्टार्ट होगी तो T टाइम के अंदर जो चेंज आएगा ना, ठीक है, वो रैंडम जो उसकी एक्टिव कंसंट्रेशन है वो स्क्वायर ब्रैकेट से लिखते हैं। तो इसकी रेस्पेक्ट में रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, सो रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू माइनस डी एक्टिव कंसंट्रेशन ऑफ R डिवाइड बाई dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिव कंसंट्रेशन ऑफ R। अब फर्स्ट ऑर्डर है तो पावर कितनी हो जाएगी, 1। तो माइनस डी एक्टिव कंसंट्रेशन ऑफ R डिवाइड बाई dt इज इक्वल टू k इंटू एक्टिव कंसंट्रेशन ऑफ R। अब पावर यहाँ पे रखेंगे 1। अब इसको मैं रीराइट करता हूँ, R को यहाँ ले आता हूँ और dt को k के मल्टीप्लाई में, तो माइनस डी एक्टिव कंसंट्रेशन ऑफ R डिवाइड बाई डिवाइड बाई एक्टिव कंसंट्रेशन ऑफ R इज इक्वल टू k इंटू dt। ठीक है, ये आपके पास इक्वेशन आ गई। अब इसका क्या कर देंगे, हम इंटीग्रेशन कर देंगे जैसे पहले कर रहे थे। ठीक है, तो आगे लिख देंगे ऑन इंटीग्रेटिंग इक्वेशन। तो इक्वेशन मेरे पास क्या है, माइनस डी एक्टिव कंसंट्रेशन ऑफ R डिवाइड बाई R इज इक्वल टू k और dt था ना, dt, तो इनका कर देंगे इंटीग्रेशन। तो ये आ जाएगा आपका ln x 0 और माइनस ln a, तो ये बच गया आपका log नेचुरल R इज इक्वल टू k इंटू टी प्लस आई। जो i है ना वो यहाँ पे हो जाएगा इंटीग्रेशन कांस्टेंट, i है ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन कांस्टेंट। उसके बाद चलते हैं आगे, ये आपके पास इक्वेशन आ जाएगी फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट, व्हेन टाइम t इज इक्वल टू 0 देन R इज इक्वल टू R नोट, क्योंकि जब टाइम 0 होगा तो रिएक्शन स्टार्ट नहीं होगी, और रिएक्शन स्टार्ट नहीं होगी तो हम क्या करेंगे, एक्टिव कंसंट्रेशन की जगह टोटल कंसंट्रेशन को पुट करेंगे। तो ऐसे में हमारे पास इक्वेशन क्या हो जाएगी, माइनस लॉग नेचुरल R की जगह क्या आ जाएगा, R नोट, K T की जगह 0 और प्लस I, सो इट इज़ लॉग नेचुरल R नोट इज इक्वल टू I। ये आपके पास इंटीग्रेशन कांस्टेंट I की वैल्यू आ गई। अब I की वैल्यू को सब्सटीट्यूट कर देते हैं किस में, इक्वेशन फर्स्ट में। तो ऑन सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ I इन इक्वेशन फर्स्ट, तो ये इक्वेशन फर्स्ट है। जो log R नोड है वो किसकी वैल्यू है,
आई की, तो आई की जगह ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा माइनस log नेचुरल आर, ये ऑलरेडी इस इक्वेशन में है, इज इक्वल टू के टी, ये भी ऑलरेडी इस इक्वेशन में है, लेकिन प्लस आई की जगह अब क्या आ जाएगा, माइनस log नेचुरल आर नोट। ठीक है, ये आपके पास इक्वेशन आ गई। अब इसको मैं इस तरफ लेके आऊँगा तो ये हो जाएगा प्लस, तो इसको रीराइट करके मैं ऐसे लिख सकता हूँ, के टी इज इक्वल टू log नेचुरल आर नोट माइनस log नेचुरल आर। ठीक है, क्योंकि ये तो ऑलरेडी माइनस का है ही और ये इधर आके प्लस का हो जाएगा, तो प्लस log नेचुरल आर नोट माइनस log नेचुरल आर, ये वैल्यू डाल देते हैं। ठीक है, अब अगर आपको थोड़ा सा ध्यान हो तो ये चीज़ वही log टर्म वाली है कि जब log नेचुरल x और माइनस log नेचुरल y होता है तो इसको क्या लिख देते हैं, log नेचुरल x डिवाइड बाई y, ये वो वाली वैल्यू है तो यहाँ डाल देते हैं। तो के टी इज इक्वल टू log नेचुरल आर नोट डिवाइड बाई आर। ठीक है, और ये आपको पता है कि log नेचुरल को जब log 10 की टर्म में लिखते हैं तो ये हो जाता है 2.303 log। ठीक है, तो log 10 की टर्म में इसको लिख देते हैं, के टी इज इक्वल टू 2.303 log आर नोट डिवाइड बाई आर। ये इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन हो जाएगी फर्स्ट ऑर्डर के लिए। अब अगर आपको रेट कांस्टेंट कैलकुलेट करना है तो k इज इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाई टी log आर नोट डिवाइड बाई आर। ठीक है, और अगर t कैलकुलेट करना है तो 2.303 डिवाइड बाई k log आर नोट डिवाइड बाई आर। ये इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन हो जाएगी किसके लिए, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। तो इससे आप टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं और जो रेट कांस्टेंट k है वो भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ये चेंज दे रखा आपको टोटल कंसंट्रेशन और ये एट टाइम t कंसंट्रेशन। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये इक्वेशन जो है इसको कंप्लीट करेंगे। अब चलते हैं आगे, जो हाफ लाइफ पीरियड है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए उसकी बात करते हैं। हाफ लाइफ पीरियड फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो जो हाफ लाइफ है उसको हम डिफाइन कैसे करते हैं, टाइम रिक्वायर्ड फॉर 50% कंप्लीशन ऑफ द रिएक्शन। जब 50% रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे तो जो रिक्वायर्ड टाइम होता है या कंज्यूम टाइम है उसको हम क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे हाफ लाइफ। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे कि जो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन है वो लिखते हैं पहले, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो ये क्या थी, t इज इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाई k log आर नोट डिवाइड बाई आर। ठीक है, ये वैल्यू थी। तो अब टाइम जब हाफ ले लेंगे हम, व्हेन टाइम t इज इक्वल टू t हाफ, देन एक्टिव कंसंट्रेशन ऑफ R बिकम्स R नोट डिवाइड बाई 2। क्योंकि जब टाइम टोटल का आधा लेंगे तो कंसंट्रेशन भी टोटल की आधी ले लेंगे और ये इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो t की जगह हमने t आप ले लिया 2.303 डिवाइड बाई k log। ठीक है, और उसके बाद R नोट डिवाइड बाई R की जगह क्या आ जाएगा, R नोट डिवाइड बाई 2। ठीक है, तो आपके पास क्या आ गया, t हाफ इज इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाई k और ये आ गया log 2। ठीक है, तो जो log 2 की वैल्यू होती है ना वो होती है 0.3010। ये वैल्यू यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, t हाफ इज इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाई k और मल्टीप्लाई 0.3010। सो t हाफ इज इक्वल टू 0.693 डिवाइड बाई k। ठीक है, ये आपके पास फर्स्ट ऑर्डर जो है ना उसका रेट कांस्टेंट है, उसका और t हाफ का रिलेशन आ जाएगा। ठीक है, तो एक चीज़ आपने नोट करनी है कि फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन के अंदर
टी हाफ में देखो इस तरफ टी हाफ है और इस तरफ रेट कांस्टेंट है, कंसंट्रेशन का कोई जिक्र नहीं है। तो जो टी हाफ है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का, ठीक है, यह हाफ लाइफ पीरियड है वो कंसंट्रेशन से इंडिपेंड हो जाएगा, कंसंट्रेशन के साथ जो वेरिएबल नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है वो टी हाफ कैलकुलेट कर सकते हैं। और इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन मैंने दोनों के लिए आपको बता दी, हाफ लाइफ भी कैलकुलेट कर दिया। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है वो करेंगे, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक करें, अपने स्टडी रिलेटेड ग्रुप में शेयर करें। थैंक्स।